हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई है। उन कौन कौन सी वैकेंसी आई है और उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि विज्ञापन की तिथि जब है, यहाँ 13 अक्टूबर को इसका विज्ञापन आ चुका था हमारे पास, और 23 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो चुका है और ये ऑनलाइन 23 नवंबर तक चलेगा। संशोधन की बात करें तो 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया, कुछ अनजान में आपकी गलतियां हो चुकी है फॉर्म भर फिलअप करते वक्त, तो आप 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में संशोधन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की बात करें तो दिसंबर 2023 में अनुमानित है। उसके बाद से करें तो यह समूह की बात करें तो समूह ग की है, यानी ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ पे पोस्ट है। आगे चलकर यहाँ देखेंगे, देखिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग में वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसूचित जाति में एससी यानी एससी कास्ट में 2 है। अनुसूचित जनजाति में कोई वैकेंसी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में यानी ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। और जनरल में 12 वैकेंसी है। अगर हम बात करें, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए मात्र 6 सीट है जो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल की 12 सीटें हैं, लेकिन उसमें भी उत्तराखंड महिला, ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन लगाई गई है। तो आपको अगर अदर स्टेट से है तो इसमें कितनी भी वैकेंसी हो, आपके लिए मात्र 6 वैकेंसी ही है और आप इस 6 वैकेंसी में ही फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया रिक्तियों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 है और ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसकी बेसिक पे 29,200 से लेकर 92,300 तक चलेगी। ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 साल उससे 42 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। और आप पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त होने हैं। ठीक है। योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अथवा 2 विश्वविद्यालय से किसी भिन्न ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप से मान्यता प्राप्त या घोषित किया गया हो, या 3 भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपको, यानी ग्रेजुएशन आपको इसमें कंपलसरी, आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आगे बात करें तो सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की बात करें, इसमें अगली पोस्ट है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें अगर बात करें तो आपको एससी की पोस्ट 1 है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की भी कोई पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1 है और जनरल की 3 है। अगर आप किसी अदर स्टेट से, तो आपके लिए मात्र 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैं और ये सारी चीज़ें बात करूँ, जैसे वेतनमान, आयु सीमा, पद का स्वरूप, तो सारी चीज़ें सेम है उपरोक्त जैसा। और अनिवार्य योग्यता की बात करें तो सेम ही वैसे ही अधिमानी अर्हता, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी अन्य बातों के समान होते हुए सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपड का ज्ञान हो। मतलब अगर किसी को कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी का टंकण का ज्ञान हो, तो उनको अधिमानी अर्हता के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। ठीक है। नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अधिमानी अर्हता के रूप में कैलकुलेट किया जाए। यह तभी होता है जब आपके नंबर सेम है और आपको सारी चीज़ें मतलब उसमें अलग से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगली पोस्ट की बात करें तो रीडर की पोस्ट है। ठीक है। रीडर की पोस्ट कार्यालय अस्थाई लोक अदालत अल्मोड़ा के अंतर्गत ये पोस्ट है। और इसमें बात करें तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में किसी भी पोस्ट में नहीं है। जनरल की बात करें तो आपको जनरल की 1 पोस्ट है, और अदर स्टेट से भी तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रीडर कार्यालय अस्थाई लोक अदालत देहरादून में आपको सेम जनरल की पोस्ट है और अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल है। इसमें रीडर कार्यालय अस्थाई लोक अदालत हरिद्वार में 1 पोस्ट है, ऐसे ही जनरल के लिए और अदर स्टेट के भी।
और रीडर कार्यालय अस्थाई लोक अदालत नैनीताल में जनरल के लिए और अदर स्टेट के लिए भी सेम एक पोस्ट में दोनों लड़ाई कर सकते हैं। इस तरह से सारे यहाँ पे देख सकते हैं, वही रीडर का ही पोस्ट है गढ़वाल में, तो एक पोस्ट जनरल के लिए और सभी स्टेट्स के लिए। उसी तरह से टिहरी गढ़वाल में यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट, और उधम सिंह नगर में आप एक देख सकते हैं एक पोस्ट है। टोटल रीडर की पोस्ट कितनी है, तो 7 पोस्ट है। लेवल और यानी वेतनमान, आयु सीमा और पद का स्वरूप सेम उपरोक्त जैसा ही है। और आपको इसमें अनिवार्य योग्यता क्या है, कंपल्सरी, देखिए यहाँ पे है, किसी मान्यता प्राप्त से प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए आपको, मतलब यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और हिंदी में टंकड़ आपको 4,000 के DPH की डिप्रेशन पर आवर की गति होनी चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकड़ न्यूनतम 4,000 KDPH की गति रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पद नाम देखिए अलग, अगला पोस्ट है अल्मोड़ा में, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों को, और इसको हमने पहले डिस्कस कर दिया है, और सेम इसके लिए भी वही है। और आगे मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कार्यालय सहायक तृतीय उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में है। इसमें SC की पोस्ट 2 है, ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की 2 है, और EWS का 1 है, जनरल की 5। अगर आप किसी अदर स्टेट से रखते हैं तो आपके लिए इसमें 4 पोस्ट है जिसके लिए आप लड़ सकते हैं, ठीक है। लेवल की बात करें अगर, तो लेवल इसका 4 है। इसका बेसिक पे 25,500 लेकर 81,100 तक चलेगा। उम्र की बात करें तो सेम उपरोक्त जैसा ही है, अर्थात 21 वर्ष से लेकर आप 42 वर्ष, यानी अर्थात आपको 21 वर्ष हो चुका है और आपके 42 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पद स्वरूप की बात करें तो अराजपत्रित और अस्थाई है। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी में टाइपिंग आप 30 शब्द पर मिनट होना चाहिए, और MS ऑफिस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला पद की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक तृतीय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। यहाँ पे SC की 2 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट है, EWS का 1 पोस्ट है, और जनरल का 4 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या 10 है। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 1 पोस्ट है जिसमें लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। लेवल की बात करें तो उपरोक्त जैसा ही है। अगर आप 18 वर्ष मिनिमम रखते हैं, 18 वर्ष की उम्र मिनिमम रखते हैं, और आपकी उम्र 42 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6,000 KDPH तथा इंग्लिश में 7,000 KDPH गति अनिवार्य, यानी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों चाहिए आपको। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सूचना आयोग में है, और इसमें बात करें हम SC की 2 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी बात करें लेवल की तो लेवल आपको लेवल 5 है, और उम्र 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है, अर्थात 21 वर्ष हो चुका है और 42 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पद का स्वरूप बात करें तो अराजपत्रित है, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, ठीक है। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर पे हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए 4,000 की DPH। और उसके अलावा इसके बाद से अधिमानी अर्हता की बात करें तो सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या NCC का NCC कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होना चाहिए। अगली बात करें तो फोरमैन की बात करें तो फोरमैन परिसंपत्ति GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है आपकी पोस्ट। उसमें जनरल की 1 पोस्ट है, और आप किसी अदर स्टेट से भी है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की उसमें लेवल की बात करें तो आप 35,400 से लेकर 1,12,400 तक लेवल 6 है। उम्र की बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आप 42 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अदर स्टेट से भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पद का स्वरूप बात करें तो अराजपत्रित है, अस्थायी है और अंशदायी पेंशन नियुक्त है। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
उपाधि तथा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अधिमानी अर्हता की बात करें तो विधि स्नातक योग्यताधारी में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यानी अर्थात जिन्होंने लॉ में किया है ग्रेजुएशन, उनको वरीयता दी जाएगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ में है, आपकी इसकी वैकेंसी है। और इसमें एस सी की 2 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है। जनरल के लिए 4 वैकेंसी। अगर आप किसी अदर से संबंध रखते हैं तो आपके लिए सिर्फ 2 पोस्ट है, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी के लिए 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो जनरल के लिए तो 43 पोस्ट है। और पूरी वैकेंसी की बात करें इसके पौड़ी गढ़वाल की तो 78 वैकेंसी है। और अगर आप किसी अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो आपके लिए 21 पोस्ट है, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करें तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार की है। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है और जनरल के लिए 9 वैकेंसी है। अगर आप किसी अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो आपके लिए मात्र 6 वैकेंसी है, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी देहरादून में है। एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी और जनरल के लिए 14 वैकेंसी है। अगर आप किसी अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो आपके लिए 8 वैकेंसी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला उधम सिंह नगर से, हम ग्राम पंचायत अधिकारी की उधम सिंह नगर की बात करें तो आपको यहाँ पर जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। अगर आप किसी अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो 1 वैकेंसी है और इसमें एसटी की 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी नैनीताल की बात करें तो आपको जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो भी आपके लिए 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, टोटल 6 है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत राज अधिकारी की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 37 है। और आप किस ग्राम पंचायत राज अधिकारी की आप अप्लाई करते हैं तो आपको टोटल आप 80 पोस्टों के लिए, आप किसी अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो आप 80 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल की बात करें तो लेवल 4 है। आपकी बेसिक पे की बात करें तो आपको 25,500 से शुरू होगी, 81,100 तक चलेगी। उम्र की बात करें तो उम्र 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक होना चाहिए। अर्थात आपने अभी 21 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है और आपकी उम्र 42 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पद का स्वरूप बात करें तो अराजपत्रित है, अस्थायी और अस्थायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र भी धारक हो, यानी 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगली बात करें तो वैकेंसी की तो क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतिक सुरक्षक दल अधिकारी, यानी युवा कल्याण प्रांतीय सुरक्षक दल विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें एससी की वैकेंसी 13 है, एसटी के 1 है, ओबीसी के 8 है, ईडब्ल्यूएस के 2 है, जनरल के लिए 9 है। आप किसी अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लेवल की इसकी बात करें तो लेवल 5 है। बेसिक पे की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक चलेगी। उम्र की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। ठीक है, पद का स्वरूप बात करें तो अराजपत्रित है, अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा किसी उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।
उसके बाद से आगे बात करें शारीरिक मापदंड की बात करें, उसके पहले इसमें अधिमानी अर्हता की देख सकते हैं। परदेशी सेना में 2 वर्ष की सेवा की होनी चाहिए, एनसीटी का बी अथवा सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, युवा कार्य अनुभव खेल कूद में प्राप्त होना चाहिए, या फिर भर्ती के वर्ष के प्रथम जुलाई के संगठन विकास खंड कमांडर या हल्का सरदार या दलपति के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो, तो भी आपको अधिमानी अर्हता के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा, गणना किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें फिजिकल मेजरमेंट के लिए यानी शारीरिक मापदंड के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल हो या पिछड़ी अनुसूचित जाति की लंबाई होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए बिना फिलाए सीमा 78.8 होनी चाहिए, फुलाकर 83.8 होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए आपको 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव आवश्यक, हमने आपको ऊपर ही बता दिया। आपको दो महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पिछड़ी अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर के होना चाहिए। वेट की बात करें तो न्यूनतम वजन 45 केजी होनी चाहिए। देखिए, शारीरिक मापदंड पूर्ण करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की निम्न विधाओं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। 202 मीटर 200 मीटर की दौड़ होगी, इसमें अगर कोई 30 सेकंड में करता है तो उसको 10 अंक मिलेंगे अधिकतम अंक, 28 सेकंड में करता है 15 अंक, 26 सेकंड में करता है 20 अंक, 24 सेकंड में करता है तो 25 अंक मिलेंगे आपको। ठीक, और यहाँ पे आपको न्यूनतम अपेक्षित अंक की बात करें तो आपको 10 अंक इसमें लाना है, लंबी कूद में आपको 10 अंक लाना है, और ऊंची कूद में आपको बात करें 10 अंक लाना है, गोला फेंक में भी आपको 10 अंक लाना है। मतलब सभी में 10-10 अंक, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी वो सारे में आपको 10-10 अंक मिनिमम आपको लाना ही है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उक्त पदों का चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइसेस 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ दिया गया है कि आपको कितने परसेंट लाना है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि उससे काफ़ी दूर तक कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद से यहाँ बात करें निगेटिव की बात करते हैं तो अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि उसे दिए गए उत्तरों में से एक भी सही भी हो फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्त अनुसार ही उसी तरह का ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, आपको ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। और 1/4 आपको देख रही है यहाँ पर निगेटिव की बात की जा रही है, यानी आपको इसमें निगेटिव अंक भी दिया जाने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें परीक्षा में हल कर पाए। ठीक है, अगर आप किसी कहीं भी कार्यरत है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत है और आप उत्तराखंड से संबंध रखते हैं अर्थात आप अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करके अपने होम स्टेट में पोस्टिंग चाहते हैं आपकी, तो आपको अपने जो भी आप जिस सेक्टर से है तो आपको एनओसी लेना होगा, यानी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको वहाँ से आपको लेना होगा। ठीक है, दूसरी तरह की बात करें तो आपको यहाँ पे सेवा पद में किसी पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आपको उसके बाद से आरक्षण की बात की जा रही है। यहाँ पे आरक्षण, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने सारी चीज़ों को, जितनी सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दिया है। और इसके अलावा और कोई यानी आप, हाँ, अप्लीकेशन की बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ओबीसी के लिए, सॉरी, जनरल के लिए या उत्तराखंड ओबीसी के लिए 300 रुपये है, और एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है, और दिव्यांग के लिए 150 रुपये है, और ऑर्फेन यानी अनाथ के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है आपको।
तो ये अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की पहल को बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑर्फेन के लिए, अनाथ के लिए कोई भी पैसा नहीं लेगा, ये बहुत अच्छी पहल है। और उसके बाद से आपको यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और उसके बाद से आपको किसी भी तरह का कोई ऐसी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस को। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ पे वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप हमारे वेबसाइट पे www.career1.com career1.com पर भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाकर। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आप तो ये उत्तराखंड वेबसाइट पे चले जाइए, उत्तराखंड एसएससी के, या फिर आप हमारे वेबसाइट से जाकर वहाँ से डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आजकल सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।